नमस्कार, बीकेसी गुरु क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th मैथ से चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्याएं। तो देखिए, इस चैप्टर को हम पढ़ने से पहले यह जान लें कि हमने 9th में इससे रिलेटेड क्या सीखा है। हमने 9th में चैप्टर नंबर 1 पढ़ा है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में हमने जाना है कि प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं। इसके साथ ही हमने ये जाना है कि प्राकृत संख्याओं को भाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्याएं और एक तीन के समूह में व्यक्त कर सकते हैं। इसी प्रकार प्राकृत संख्या को हम सम संख्या, विषम संख्या में व्यक्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम जानेंगे कि वास्तविक संख्याएं जो होती हैं उनके हम एचसीएफ कैसे ज्ञात करते हैं, एलसीएम कैसे ज्ञात कर सकते हैं और वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत उनके अभाज्य गुणनखंड संख्याओं के। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा रहेगा अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा यह गुणनखंडन, जो भी गुणनखंडन आया, 2 गुणा 3 आया, तथा यह गुणनखंडन इसके आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि 6 को हम 2 गुणा 3 लिख सकते हैं, 3 गुणा 2 लिख सकते हैं। तो जो अभाज्य गुणनखंडन है इसके आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर उदाहरण दिया हुआ है। प्रश्नावली 1.1 का पहला उदाहरण है, संख्याओं 4 की घात n पर विचार कीजिए। जहां n एक प्राकृत संख्या है, जांच कीजिए कि क्या n कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 की घात n अंक 0 पर समाप्त होता है। अब हमको इस संख्या पर विचार करना है 4 की घात n पर, कि क्या वास्तव में यह किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए यह 0 पर समाप्त हो सकता है क्या? 0 पर समाप्त होने की शर्त क्या है बच्चों? कोई अंक 0 पर समाप्त कब होता है? जैसे हमने लिया कि एक अंक है 10, 0 पर समाप्त हो रहा है, तो इसके अभाज्य गुणनखंड करके देखते हैं तो कितना प्राप्त होता है? 2 गुणा 5। कितना प्राप्त हो रहा है? 2 गुणा 5। हमारे पास एक और शून्य वाला अंक हम ले लेते हैं 20। इसके अभाज्य गुणनखंड करने पर पता चल रहा है कि ये कहां? 2 गुणा 5। फिर हम 30 ले सकते हैं, 30 में ले लिया तो 2 गुणा 3 गुणा 5। इसी तरह से हम 0 पर समाप्त होने वाले और भी अंकों को उदाहरण ले सकते हैं। हमें ये पता चल रहा है कि कोई संख्या 0 पर तभी समाप्त होगी। देखिए, कोई संख्या 0 पर तभी समाप्त होगी जब उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 दोनों उपस्थित हो। कोई संख्या 0 पर तभी समाप्त होती है जब उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 हो और 5 हो। दोनों का होना अनिवार्य है। यदि इन दोनों में से केवल कोई एक है, या तो केवल 2 है या केवल 5 है, तो संख्या 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। बस इतनी सी बात है। अब चाहे उस संख्या की घात कितनी भी हो, 1 हो, 2 हो, 4 हो, 10 हो, 10,000 हो, उस घात से हमें कोई लेना देना नहीं है। उस अंक के गुणनखंड जो है उसमें 2 और 5 दोनों होना आवश्यक है। तो यहां पर हम पहली बात क्या लिखेंगे? हल में हमने उदाहरण में जान चुका है, तो हल में लिखेंगे कि कोई संख्या 0 पर तभी समाप्त होती है। 0 पर तब ही समाप्त होती है। कब होती है समाप्त? अभी बताया मैंने, होती है जब उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 एवं 5 उपस्थित हो। 2 हो या 2 गुणा 5 लिख दो, 2 गुणा 5 उपस्थित हो।
10 के अभाज्य गुणनखंड किया 2 गुणा 5 आया। 20 के अभाज्य गुणनखंड किया 2 गुणा 5 आया। 30 के किया 2 गुणा 5 आया। तो 2 गुणा 5 यदि उपस्थित है तभी संख्या भाज्य होती है। अब 4 की घात n को मैं विस्तारित रूप में लिख रहा हूं। क्या लिख सकते हैं? 2 गुणा 2 पूरे की घात n। अब हम इसकी घात जितनी भी कर दें, 100 कर दें, 150 कर दें, जितनी भी हम घात कर दें, तो हमेशा गुणनखंड में कौन आएगा? 2 गुणा 2 ही आएगा। यानी 5 यहां पर उपस्थित नहीं है। 5 यहां पर उपस्थित नहीं है। तो हम लिख देंगे 4 की घात n के अभाज्य गुणनखंड में 2 उपस्थित है। 2 उपस्थित है ना? है, किंतु 5 नहीं। ये तो गलत हो गया। 2 उपस्थित है किंतु 5 नहीं, तो ये संख्या शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती। अतः यह संख्या 4 की घात n शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती। बस इतना सा करना है। इसी तरह का एक और प्रश्न है। 6 की घात n, तो उसमें भी हमें क्या लिख देना है? 6 की घात n को हम लिख देंगे 2 गुणा 3 पूरे की घात n। तो लिख देंगे कि इस 6 की घात n के अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 और 3 उपस्थित हैं, 5 उपस्थित नहीं है। अतः यह संख्या शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती। बस इसी तरह से हमको इन दोनों सवालों को करना है। उदाहरण नंबर 2 है, संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM ज्ञात कीजिए। संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM ज्ञात करो। अब अभाज्य गुणनखंड विधि का हमें इस्तेमाल करना है। अभाज्य गुणनखंड विधि किस तरह से है? यानी भाज्य संख्याओं को, जैसे मैंने अभी बताया, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में गुणनखंडित किया जा सकता है तथा यह गुणनखंडन अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। 6 और 20 हमारे पास है, उसको अभाज्य संख्याओं के रूप में हम व्यक्त कर देंगे। उसके बाद HCF और LCM ज्ञात करना है। चलिए हल देख लेते हैं। हल हमारा है 6 के अभाज्य गुणनखंड सबसे पहले कर देंगे। 6 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे? 2 से गुणा दिया, भाग दिया, तो 2 तिया 6, फिर 3 एकम 3। 6 के अभाज्य गुणनखंड हो गए 6 बराबर 2 गुणा 3। इसे घात के रूप में भी लिखेंगे तो 2 की घात 1, 3 की घात 1। इसके साथ हमें 20 के अभाज्य गुणनखंड लेना है। अभाज्य संख्याओं से ही भाग देना है। अभाज्य गुणनखंड यानी अभाज्य संख्याओं के टुकड़े के रूप में टुकड़े। तो देखिए 2 का दिया 2 एकम 2 शून्यम, फिर 2 का दिया 2 पंचे 10, फिर 5 का दिया 5 एकम 5। तो 20 को हम क्या लिख सकते हैं? 20 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 5, या 20 को लिख दिया 2 की घात 2 गुणा 5। HCF और LCM निकालना है किसका? 6 और 20 का। देखिए HCF क्या होता है? महत्तम समापवर्तक। क्या होता है? तो महत्तम समापवर्तक क्या होता है? संख्याओं से संबद्ध, ये 6 और 20 जो हैं, संख्याओं से संबद्ध प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड। कौन से गुणनखंड? जो उभयनिष्ठ हैं, जो दोनों संख्याओं में हो, तीनों संख्याओं में हो, जो भी दी गई संख्याएं हैं, प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों की न्यूनतम घातों का गुणनफल लेना है। HCF में क्या लेना है? संख्याओं से संबद्ध
प्रत्येक अभाज्य गुणनखंडों की न्यूनतम घातों का गुणनफल। तो 6 और 20 हमारे पास है। तो हमें यह दिख रहा है कि दोनों में उभयनिष्ठ कौन है? 2 है। दोनों में उभयनिष्ठ कौन है? 2 है। देखिए यहां पर भी 2 है और यहां पर भी 2। दोनों में उभयनिष्ठ है 2। तो इसका मतलब यह हुआ कि दोनों में उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड 2 की हमको न्यूनतम घात लेना है। न्यूनतम घात लेना है तो HCF 6 और 20 का। अब यहां 6 के पास घात 1 है 2 की और 20 के पास 2 की घात 2 है। तो 6 के पास जो 2 की घात 1 है उसको हम HCF में ले लेंगे। 2 की घात 1 मतलब 2 ही हुआ। HCF हमारा क्या आया? 2। अब हमको लेना है LCM 6 और 20 का। LCM अब 6 के भी अभाज्य गुणनखंड हमारे पास हैं। 6 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 3 और 20 के अभाज्य गुणनखंड है 2 की घात 2 गुणा 5। अब LCM क्या होता है सुनिए। संख्याओं से संबद्ध प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड, अब उभयनिष्ठ शब्द को हटा देंगे। संख्याओं से संबद्ध प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की उच्चतम घातों का गुणनफल करना है हमको। सबसे बड़ी घात का गुणनफल प्रत्येक। कौन कौन आया है? 6 के पास 2 और 3 आया है, 20 के पास 2 और 5 आया है, यानी कुल मिलाकर 2, 3 और 5 है। प्रत्येक संख्या कौन कौन सी आ गई? 2, 3 और 5। अब इनकी सबकी बड़ी बड़ी घातों को हमको LCM में लेना है। संख्याओं से संबद्ध प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की उच्चतम घातों का गुणनफल हमको करना है। तो देखिए सबसे पहले 2 है तो 2 की सबसे बड़ी घात तो 20 के पास है, 6 के पास नहीं है, 20 के पास है। कितनी है? 2 है। 3 की घात केवल 6 के पास है, 20 के पास नहीं है, तो 3 की घात 1 लिख दिया 6 के पास से। उभयनिष्ठ देखना जरूरी नहीं है, प्रत्येक देखना जरूरी है। अब 20 के पास केवल 5 है तो 5 की सबसे बड़ी घात 5 ही है। इससे विस्तार कर देंगे तो हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। तो इसको हम हल करके लिख देंगे 5 दिया 15 दूनी 30 दूनी 60। ये हमारा आंसर आ गया LCM 60। ठीक है बच्चों, इस तरह से हमने 6 और 20 का HCF और LCM निकाला। बड़ी ही आसानी से निकाला। सबसे पहले 6 का अभाज्य गुणनखंड किया, फिर 20 का अभाज्य गुणनखंड किया, फिर 6 और 20 का HCF निकालने के लिए हमको ये पता चला कि संख्याओं से संबद्ध प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की उच्चतम घात हमको न्यूनतम घात हमको लेना है तो वो HCF प्राप्त होगा। LCM लेने के लिए हमको पता चला कि संख्याओं से संबद्ध प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड, उभयनिष्ठ शब्द को हटा देंगे, प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की उच्चतम घातों का गुणनफल हमको करना था, हमने कर दिया। चलिए अब लेते हैं अगला सवाल। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का HCF ज्ञात कीजिए और फिर इनका LCM ज्ञात कीजिए। किस किस का? 96 और 404 का। तो इसका हल हम यहां लिख देंगे 96 और 404। इन दो संख्याओं का हमको HCF और LCM दोनों निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या कर देंगे? 96 के अभाज्य गुणनखंड कर देंगे। 96 के अभाज्य गुणनखंड हम यहां कर देंगे। चलिए ये लिख दिया मैंने 96 और इसमें भाग देना शुरू करते हैं। 96 में सबसे पहले चूंकि इकाई में 0, 2, 4, 6, 8 यदि हो तो 2 का भाग आप बेधड़क दीजिए। 2 का भाग हमको देना ही है, 2 का दे देंगे तो कितना हो जाएगा? 2 चौके 8, बचा 1, 16 हो गया, 2 अट्ठे 16। फिर देखिए फिर 2 का दिया, 2 दूनी 4 और 2 चौके 8। इसके बाद फिर 2 का देंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, जाता ही जा रहा है। फिर 2 का देंगे, 2 छिंग 12, फिर 2 का दिया, 2 तिया 6 और फिर 3 का दिया तो 3 एकम 3। तो इसका
अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 96 इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 बार है 2, 2 की घात कितनी हो गई 5, और 3 है केवल एक बार, 3 की घात 1। ठीक है बच्चों, अब हमको करना है 404 के अभाज्य गुणनखंड। फिर से 0 2 4 6 8 यदि है तो उसका हम निकाल लेंगे, क्या हो जाएगा, तो 2 दूनी 4, 2 शून्यम 0, 2 दूनी 4, फिर 2 का दिया, 2 एकम 2 शून्यम 2 एकम। अब सीधे कौन आ गया, 101। 101 के अभाज्य गुणनखंड संभव नहीं है, तो 101 वास्तव में एक अभाज्य संख्या है, तो यहां पर 101 का ही दे देंगे। तो क्या प्राप्त हो गया, 404 के अभाज्य गुणनखंड, 404 बराबर हो गया 2 गुणा 2 यानी 2 की घात 2 गुणा 101 की घात 1। अब ठीक है, अब हम कर देते हैं इनके HCF किस किस का, 96 और 404 का। संख्याओं से संबद्ध प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की न्यूनतम घातों का गुणनफल 96 के पास देखिए और 404 के पास देखिए। 96 के पास कितनी है घात 2 की 5 है, 404 के पास 2 की घात 2 है, हमको तो न्यूनतम चाहिए और दोनों के पास 2 होना जरूरी है। दोनों के पास 2 है तो 2 की घात 2 ले लिया। अब हमको पता चला कि 96 के पास 3 है लेकिन 404 के पास नहीं, 404 के पास 101 है लेकिन 3 के पास नहीं। HCF से इनका कोई संबंध नहीं है। HCF तभी लागू होगा जब दोनों में उभयनिष्ठ हो कोई अभाज्य संख्या। तो ठीक है, HCF क्या हो जाएगा, 2 की घात 2 यानी 4 निकल कर आ गया 96 404 का। अब ले रहे हैं LCM 96 404 का LCM लेना है। LCM लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, फिर से वही संख्याओं से संबद्ध प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की उच्चतम घातों का गुणनफल करना है। प्रत्येक जितनी भी संख्याएं आई हैं, जैसे 2 आई है, 3 आई है, 101 आई है, इन सबकी सबसे बड़ी घात लेना है। तो 2 देखिए, यहां 96 के पास भी है 2, 2 की घात 5, यहां देखिए ना 96 के पास 2 की घात 5 है, 404 के पास 2 की घात 2 है। तो यहां पर हम सबसे बड़ी घात लेना है तो 2 की घात 5 ले लेंगे। 3 की घात 1 केवल 96 के पास है, ठीक है, केवल 96 के पास 3 की घात 1 है तो 3 की घात 1 ले लेंगे। 404 के पास 101 की घात 1 है तो यहां 101 की घात 1 ले लेंगे। अब सबका मिलाकर गुणा कर देंगे, सबका गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहां पर सबका गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 2 की घात 5 हो गया 32, आप अलग अलग कर देंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। 101 गुणा 3 करेंगे तो 303 हो गया। ठीक है, अब ये हमें क्या ज्ञात करना था, HCF और LCM ज्ञात करना था और फिर इनका LCM ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमने दोनों को ज्ञात कर लेते हैं। आप देखिए 3 का देंगे, 3 दूनी 6, फिर 3 तिया 9, फिर यहाँ क्रॉस लग जाएगा 0 0, फिर क्रॉस लग जाएगा, फिर यहाँ कर देंगे 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, तो ये हो गया 6, फिर 9, 6, फिर 9, 9696। LCM कितना प्राप्त हुआ, 9696। HCF कितना प्राप्त हुआ, तो 4 प्राप्त हुआ। इस तरह से हमको 96 और 404 का HCF और LCM निकालना है। एक और दूसरा तरीका है कि यदि हमारे पास 2 संख्याएं दी गई हैं और उसमें से HCF हमने ज्ञात कर लिया है तो LCM हम सूत्र की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं, या LCM ज्ञात कर लिया है तो HCF सूत्र की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। क्या है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, हमें एक सूत्र का इस्तेमाल करना होता है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर
HCF गुणा LCM। बहुत आसान है, जो संख्याएं दी गई केवल दो संख्याओं के लिए ही यह सूत्र लागू होता है। पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, मतलब यदि इस सवाल पर हम लागू करें तो पहली संख्या 96 गुणा 404 बराबर HCF गुणा LCM। HCF मान लो हमें 4 दिया हुआ है या ज्ञात कर लिया है, तो HCF के स्थान पर 4, LCM को LCM लिख देंगे। LCM हो जाएगा अकेला 96 गुणा 404 के बटे में आ जाएगा 4। इस तरह से भी हम हमारा उत्तर 9696 ला सकते हैं। चलिए अब लेते हैं प्रश्नावली 1.1। क्या है प्रश्नावली 1.1? निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो देखिए 140, 156, 3825, 5005 और 7429, 5 संख्याएं हमें यहां पर दी गई हैं। तो देखिए सबसे पहले हमें 140 के अभाज्य गुणनखंड करना है। 140 के अभाज्य गुणनखंड के लिए हमें यहां पर हल कर देना है 140। तो देखिए 140 के लिए सबसे पहले हमें किसका देना पड़ेगा? 2 का भाग। तो दे देते हैं, 2 का दिया तो क्या होगा? 0, 2, 4, 6 और 8 यदि इकाई में है तो 2 का भाग आसानी से जाता है। 2 सत्ते 14, 2 शून्यम 0। फिर 2 का दिया, फिर 2 तिया 6, बचा 1, हो गया 10, 2 पंचे 10। अब चूंकि 35 है, इकाई में 5 है, तो 5 का तो जाएगा ही जाएगा। 3 का ट्राई करते हैं तो 5 और 3 8 होता है। चूंकि अंकों का योग में यदि 3 का भाग नहीं जा रहा है तो पूरी संख्या में भी 3 का भाग नहीं जाता, इसलिए 35 में नहीं जाएगा, केवल 5 का देंगे। 5 7 35, 7 एकम 7। तो 140 के अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे 140 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। इसे घातों के रूप में लिख देंगे तो कैसे हो जाएगा? 2 2 बार है तो 2 की घात 2, 5 1 बार है तो 5 की घात 1, 7 की घात 1। इस तरह से हमें 140 के अभाज्य गुणनखंड करना है। बहुत ही आसान और महत्वपूर्ण प्रश्न है। दूसरा है 156। 156 के अभाज्य गुणनखंड करना है। तो सबसे पहले हमें किसका देना है? इकाई में 6 है तो 2 का देंगे। 2 सत्ते 14, बचा 1, 2 अट्ठे 16। फिर 2 का दिया, 2 तिया 6, 2 नम 18। फिर अब 3 का देंगे, 3 एकम 3, 3 तिया 9। अब फिर से हम 13 का दे देंगे तो 13 एकम 13। 156 के अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13, जिसको हम लिख सकते हैं 156 बराबर 2 की घात कितनी है? 2, 3 की घात 1 और 13 की घात 1। इस तरह से हमें 156 के अभाज्य गुणनखंड मिल जाएंगे। तीसरा है यहां पर 3825। 3825 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अब देखिए हम पहले अंकों को जोड़ देंगे। 5 और 2 7, 7 और 8 हो गए 15, 15 3 18, 18 में 3 का भाग जाता है, यानी पूरी संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, बचा 2, 22 हो गया। 3 सत्ते 21, फिर बचा 1, 3 5 15। फिर से 7 5 12 और 2 14 और 1 15 है। 15 में फिर से 3 का जाएगा तो फिर देंगे 3, 3 चौ 12, 3 दूनी 6, 3 5 15। 5 2 7 और 4 11 होता है। अब इसमें 3 का नहीं जाएगा तो अगली अभाज्य संख्या मतलब 5 का हम भाग देंगे। 5 4 में तो जाएगा नहीं, 5 अट्ठे 40, बचा 2, 5 25। फिर 5 का देंगे, 5 एकम 5, बचा 3, 5 7 35। अब सीधे 17 का जाएगा तो 3825 में के अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17। इसको हम लिख देंगे फिर से 3825, 3 की घात 2, 5 की घात 2 और 17 की घात 1। इस तरह से हमें अभाज्य गुणनखंड करना है। हमारे पास आगे 2 संख्याएं और हैं, जल्दी जल्दी उनको देख लेते हैं। 5005। 5005 के अभाज्य गुणनखंड करने के लिए 5 और 5 10 है, अंकों का योगफल 3 से विभाजित नहीं, इसलिए 3 का तो जाएगा नहीं। विषम संख्याओं से ही देना है क्योंकि विषम संख्या है। अब 5 इकाई में है तो 5 का तो जाएगा। 5 एकम 5 शून्यम 5 शून्यम 5 एकम। 5 के बाद हम 7 को ट्राई करते हैं तो 7 का देंगे।
7 एकम 7 बचा 3, जो शून्य के सामने आ जाएगा तो 30 हो जाएगा। 5 7 चौके 28 और फिर बचा 2, 7 3 21। अब देखिए, अब हमें 143 को चेक करना है। तो इसमें क्या है, 1 और 3 का योग 4 है और बीच में 4 है, यानी विषम स्थान और सम स्थान के अंकों का योग यदि बराबर है या उनका अंतर 11 है तो संख्या 11 से विभाजित होती है। 11 से दे देंगे तो 11 एकम 11 बचा 3, 11 3 33। अब 13 अभाज्य संख्या है तो 13 का ही जाएगा। 5005 के अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13। इसको हम लिख देंगे 5005 बराबर 5 की घात 1, 7 की घात 1, 11 की घात 1 और 13 की घात 1। इस तरह से हम इसको लिख देंगे। आगे हमारा इसी प्रश्न में 5वां अभाज्य गुणनखंड हमें किसका निकालना है, बहुत महत्वपूर्ण है, 7429 का। 7429 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो आप इसमें देखिए 3, 5, 7, 11, 13 के भाग देकर देखेंगे, नहीं जाएंगे, सीधे हम देंगे 17 का। तो देखिए 17 चौके होता है 68, तो 4 बार में क्या हो जाएगा 68, फिर बचा 6 2, 17 3 51, फिर बचा 11, फिर 17 छिंग 102, 17 सत्ते 119, 17 सत्ते 119 आ जाएगा। अब इसके बाद 17 का भी नहीं जाएगा तो हम 19 का देंगे। 19 दूनी 38, बचा 5, 19 तिया 57 और फिर 23 का देंगे। तो इसके अभाज्य गुणनखंड की एक खासियत है, बड़ी बड़ी संख्याएं आती हैं। 7429 को आप याद रख लें कि इसमें हमको 17, 19 और 23 का भाग देना है। 7429 में 17 गुणा 19 गुणा 23, तो इस तरह से हो जाएगा 7429 बराबर 17 की घात 1 गुणा 19 की घात 1 गुणा 23 की घात 1। इस तरह से हमें अभाज्य गुणनखंड के रूप में इसे व्यक्त करना है। ठीक है बच्चों, अब हमारे पास है प्रश्न क्रमांक 2। प्रश्न क्रमांक 2 क्या है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों को HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो पूर्णांकों या दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM है। पहले हमें HCF LCM ज्ञात करना है और जो सूत्र मैंने आपको बताया था कि दो संख्याओं का गुणनफल या पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर HCF गुणा LCM का हमें इसमें इस्तेमाल करना है। तो देखिए इसका पहला प्रश्न क्या है। इसका पहला प्रश्न है 26 और 91। 26 और 91। तो सबसे पहले 26 के अभाज्य गुणनखंड कर देंगे। तो 26 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 का देंगे, 2 एकम 2 तिया और फिर 13 का देंगे, 13 एकम 13। तो लिख देंगे 26 बराबर 2 गुणा 13 या 26 बराबर 2 की घात 1 गुणा 13 की घात 1। इसके बाद हमारी अगली संख्या इसी में है 91। तो देखिए 91 में सबसे पहले 7 का देंगे, 7 एकम 7 बचा 2, 7 3 21, फिर 13 का देंगे, 13 एकम 13। तो 91 को लिख सकते हैं 7 गुणा 13 या लिख देंगे 7 की घात 1 गुणा 13 की घात 1। अब हमें निकालना है HCF किसका, 26 91। 26 91 का HCF क्या होगा, संख्याओं से संबद्ध प्रत्येक उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ मतलब जो दोनों में हो और उसमें से छोटी घात वाला लेना है, प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की न्यूनतम घातों का गुणनफल। आप देखिए यहाँ पर न्यूनतम घात यहाँ भी 13 ही है, यहाँ भी 13 ही है, दोनों जगह देखिए यहाँ पर भी 13 की घात 1 ही है, यहाँ भी 13 की घात 1 ही है, तो 13 की घात 1 ही आएगा। 13 की घात 1 यानी 13 प्राप्त हो गया हमें HCF। ऐसे ही LCM निकालना है। तो LCM किसका, 26 91 का क्या हो जाएगा। तो सभी, अब यहाँ पर LCM में क्या होता है, संख्याओं से संबद्ध प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड, उभयनिष्ठ शब्द का इस्तेमाल यहाँ नहीं करना है, प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की उच्चतम घातें, बड़ी बड़ी घातें लेना है।
तो यहाँ पर देखिए 7 है, 13 है, और यहाँ पर क्या है, 91 के पास 7 और 13 है, 26 के पास 2 और 13 है, 2 7 13, कुल मिला के संख्याएं कितनी है, 2 7 13। तो देखिए 2 की घात 1, 7 की घात भी 1 ही है सबसे बड़ी, और 13 की घात भी 1 ही है सबसे बड़ी। देखिए यहाँ पर बड़ी बड़ी घातें भी हम लेंगे तो 1 ही घातें हैं सबकी। तो क्या हो जाएगा, 13 सत्ते हो जाएगा 91, 91 गुणा 2 182, 182 हो जाएगा एलसीएम, और 13 हो जाएगा एचसीएफ। इस तरह से 26 और 91 का एचसीएफ और एलसीएम हम निकालेंगे। इसी तरह से इसमें अगला है 510 और 92 का एचसीएफ एलसीएम, और 336 और 54 का एचसीएफ एलसीएम, ये हमें निकालना है। अब यहाँ पर एक बात और बोली गई है प्रश्न में कि जांच कीजिए कि क्या दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम है। ठीक है, तो हमें 26 91 दो संख्याएं दी गई हैं, तो लिख देते हैं क्या जांच करना है, दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना हो जाएगा, 26 गुणा 91। देखते हैं कितना हो जाएगा, एक का देंगे, 1 छिंग 6, 1 दूनी 2, फिर 9 छिंग 54 की 4 हासिल का 5, 9 दूनी 18 और 5 हो गया 23। यहाँ आ जाएगा 6, यहाँ भी 6, यहाँ 3, यहाँ 2, 2366। अब हम एचसीएफ और एलसीएम का गुणा करके भी देखते हैं कि वास्तव में इतना ही प्राप्त हो रहा है क्या। एचसीएफ 26 91 गुणा एलसीएम 26 91, तो देखते हैं कि दोनों का वास्तव में मान कितना होगा। तो एचसीएफ हमारा कितना आया था, एचसीएफ आया था 13 और एलसीएम 182, तो 13 गुणा एलसीएम है 182, कर देते हैं गुणा, 2 तिया 6, 2 एकम 2, फिर 8 त्रे 24 की 4 हासिल का 2, 8 एकम 8 और 2 10, और फिर 1 तिया 3, 1 एकम 1, जोड़ देंगे, 6 आ गया, 6 आ गया, 3 आ गया, 2 आ गया, 2366। समीकरण 1 और 2 में दोनों मान बराबर हैं, तो यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 एवं 2 से क्या हुआ, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल वास्तव में क्या आया, एचसीएफ गुणा एलसीएम के बराबर आया, एचसीएफ गुणा एलसीएम के बराबर आया। ये हमने सिद्ध करके दिखा भी दिया। इस तरह से हमें आगे के ये दूसरे और तीसरे नंबर के सवाल को भी करना है बच्चों। अब हमारे पास है प्रश्न क्रमांक 3, प्रश्न क्रमांक 3। चलिए तीसरा प्रश्न क्या कहता है, अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना। फिर से अब अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हमने किया है, तो किस किस का करना है। जैसे पहला प्रश्न यहाँ पर है, पहला प्रश्न यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 12, 15 और 21, 12, 15 और 21 का। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, 12 के अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे, तो 2 छिंग 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3, कितने हो गए, 12 बराबर 2 दो बार है तो 2 की घात 2 गुणा 3। अब इसी तरह से हम किसका कर लेंगे, 15 का। 15 के अभाज्य गुणनखंड में क्या हो जाएगा, 3, 3 5 15, 5 एकम 5, तो 15 को हम क्या लिख देंगे, 3 की घात 1 गुणा 5 की घात 1। और अब हम करेंगे किसका, 21 का। चलिए लेते हैं दूसरा प्रश्न है, अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। अब फिर से हमारे पास प्रश्न है, पूर्णांक दिए गए हैं उनमें से एचसीएफ और एलसीएम हमें ज्ञात करना है। तो पहला प्रश्न देखिए यहाँ लिखा हुआ है 12, 15 और 21 का, हमको एचसीएफ भी निकालना है और एलसीएम भी निकालना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, अभाज्य गुणनखंड करना है। तो 12 के अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे सबसे पहले, तो 2 का भाग देंगे, 2 छिंग
12, फिर 2 का दिया, 2 तिया 6 और फिर 3 एकम 3, 2 का दिया, फिर 3 का, 2 का दिया और फिर 3 का दिया, 2 गुणा 2 गुणा 3। तो 12 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे? 2 की घात 2, 2 दो बार है, और 3 की घात 1, 2 की घात 2 और 3 की घात 1। अब इसी प्रकार देखते हैं 15 के अभाज्य गुणनखंड। तो 15 में देखिए सबसे पहले 3 का भाग देंगे, 3 पच्चे 15 और 5 एकम 5, तो 15 बराबर क्या लिख देंगे? 3 की घात 1 गुणा 5 की घात 1। अच्छा, अब हमारे पास है 21। 21 के अभाज्य गुणनखंड में देखिए सबसे पहले 3, 3 सत्ते 21 और फिर 7 एकम 7। तो 21 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे? 3 की घात 1, 7 की घात 1। इस तरह से हमने 12, 15 और 21 के अभाज्य गुणनखंड निकाल लिए। अब हमें ये देखना है कि अभाज्य गुणनखंड में फिर HCF और LCM निकालना है। तो HCF किसका? 12, 15 और 21 का बराबर क्या होना चाहिए? प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की न्यूनतम घातों का गुणनफल। उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड कौन कौन है पहले ये देख लेते हैं। तो देखिए 3 जो है 12 के पास भी है, 15 के पास भी है और 21 के पास भी है। 3 उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड है। तो उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात सब में एक ही है, तो 3 की घात 1 अर्थात HCF क्या प्राप्त हुआ? 3 प्राप्त हुआ। HCF 3 प्राप्त हो गया। ये देखिए अब हमको क्या निकालना है? LCM। LCM क्या होता है? किसका निकालना है? 12, 15, 21 का। तो प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड, अब उभयनिष्ठ नहीं, प्रत्येक अभाज्य गुणनखंडों की उच्चतम घातों का गुणा करना है। तो देखिए यहाँ पर कौन कौन है? 12 के पास है, 12 के पास है 2 और 3, 15 के पास है 3 और 5, 21 के पास है 3 और 7। यानी 2 की घात सबसे पहले, 2 की घात 2 सबसे अधिक 12 के पास है, इधर तो है ही नहीं है। फिर 3 की घात 1, सबके पास 3 की घात 1 है तो लिख देंगे 3 की घात 1। फिर 5 की घात 1 जो कि 15 के पास है, 5 की घात 1 यहाँ लिख देंगे 5 की घात 1। और फिर 7 की घात 1, 7 की घात 1 जो कि 21 के पास है तो यहाँ लिख देंगे 7 की घात 1। तो क्या हो जाएगा? 2 दूनी 4, फिर 4 तिया 12 हो गया ये, और 5 7 35 हो गया। इस तरफ 2 2 के गुणा कर दिया। अब देखिए कर देते हैं, 5 दूनी 10 की शून्य हासिल का 1, 5 एकम 5 और 1 6, फिर 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, तो हो गया 0, 12 की 2 हासिल का 1 और ये 420। तो 12, 15, 21 का HCF प्राप्त हुआ देखिए 3 और LCM प्राप्त हुआ 420। HCF 3 आ गया और LCM 420 आ गया। इसी तरह के हमारे पास सवाल नंबर 2 है, 17, 23 और 29 का HCF LCM निकालना है। 8, 9 और 25 का LCM HCF दोनों निकालना है। अगला प्रश्न क्रमांक 4 लेते हैं। प्रश्न 4 है, जहां HCF 306 और 657, हमको कितना दिया हुआ है? 9 दिया है। HCF तो दिया है, साथ ही हमें क्या दिया हुआ है? पहली संख्या जो कि कितनी है? 306 है, और दूसरी संख्या कितनी है? 657 है। पहली संख्या भी मिल गई, दूसरी संख्या भी मिल गई, HCF भी मिल गया, तो चौथा मान जो कि LCM है वो हम निकाल लेंगे। तो क्या कह रहा है? LCM ज्ञात करना है। LCM हमको ज्ञात करना है 306 और 657 का। बहुत आसान काम है। तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हमें हल में लेना है, सूत्र लिख देना है सीधे। सूत्र क्या है हमारे पास? पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर HCF गुणा LCM। दोनों संख्याओं का गुणनफल वास्तव में HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, तो फिर हमारे पास पहली संख्या कितनी है? 306 है। दूसरी संख्या कितनी है? 657 है। मान रख देंगे पहली संख्या और दूसरी संख्या का। HCF का मान कितना दिया हुआ है? 9 दिया हुआ है। HCF कितना दिया हुआ है? 9 दिया हुआ है।
अब हमें क्या ज्ञात करना है? एलसीएम। तो एलसीएम के स्थान पर तो हम एलसीएम ही रखेंगे। अब हमें एलसीएम को कर देना है अकेला, और 306 गुणा 657 के बट्टे में कौन आ जाएगा? 9। 9 से काट दीजिए, 9 से काट दीजिए, 9 एकम 9, 9 7 63 और 9 तिया 27। 9 7 63, 9 तिया 27, 9 से हमने काट दिया। अब कितना बचा? 306 गुणा 73। बस एलसीएम हमारा तैयार है। एलसीएम बराबर हो गया 306 गुणा 73 हम कर देंगे तो क्या हो जाएगा? देखिए, 3 छिंग 18 की 8 हासिल का 1, 3 शून्यम 0 और 1, फिर 3 तिया 9, फिर 7 का देंगे, 7 छिंग 42 की 2 हासिल का 4, 7 शून्यम 0 और 4, और फिर 7 तिया 21। क्या हो जाएगा जोड़ने पर? 8 3। फिर देखिए, तो देखिए अब एलसीएम क्या हो जाएगा? एलसीएम बराबर सीधे हो जाएगा 306 गुणा 73। तो देखिए, सबसे पहले 3 का पहाड़ा 6 बार, 3 छिंग 18 की 8 हासिल का 1, 3 शून्यम 0 और 1, फिर 3 तिया 9। फिर देखिए 7 का पहाड़ा 6 बार, 7 छिंग 42 की 2 हासिल का 4, 7 शून्यम 0 और 4, फिर 7 तिया 21, 22 23 24 25, और सॉरी 7 तिया 21। तो ये देखिए क्या हो जाएगा? 8, फिर 3, 13 की 3 हासिल का 1, और फिर ये 2 और 2, 22,338। तो क्या प्राप्त हुआ हमें? एलसीएम किसका? 306 657 का एलसीएम 22,338 प्राप्त हुआ। बहुत आसान तरीका है। हमको पहले क्या करना है? पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या का सूत्र लगा देना है, और पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। अब ये दोनों में एलसीएम को अकेला कर देंगे, तो एलसीएम को अकेला करने पर हमको ये प्राप्त हो जाएगा 22,338। ठीक, अब आगे है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। देखिए ये हमने किया है 4 की घात n के लिए, बिल्कुल सेम इसी तरह से आपको 6 की घात n के लिए करना है। आगे अगला सवाल है, कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 धन 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 धन 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं? ये हमको ज्ञात करना है। चलिए ठीक है, इसका हल कर लेते हैं। पहली संख्या कौन सी? पहली संख्या हमारे पास दी हुई है 7 गुणा 11 गुणा 13 धन 13। तो देखिए, कोई संख्या भाज्य संख्या तभी होगी जब मैंने बोला था कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में गुणनखंडित किया जा सकता है। तो भाज्य संख्याओं को हम अभाज्य संख्या के रूप में तोड़ सकते हैं। यदि कोई भाज्य संख्या है तो वो 2 या 2 से अधिक भागों में टूटेगी, और यदि नहीं टूट रही है तो भाज्य नहीं है। तो देखिए इस संख्या को हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर कुल 2 पद हैं, 7 11 और 13 एक पद बनाते हैं, और धन 13 दूसरा पद बनाते हैं। तो 13 दोनों में है तो 13 को कॉमन निकाल लिया, अंदर बचा 7 गुणा 11 गुणा 1 धन 1। तो हम ये पा रहे हैं कि ये कुल मिला के 2 पदों में टूट गया, गुणा के पदों में, गुणनखंड में, 7 गुणा 11 धन 1। तो ये गुणा के खंडों में टूट गया। इसका मतलब ये देखिए 2 खंड में विभाजित हो गया। किसी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के खंड में विभाजित हमने कर दिया, तो नीचे लिख देंगे अतः, क्या लिख देंगे? अतः 7 गुणा 11 गुणा 13 धन 13 भाज्य संख्या है। इसी प्रकार अब उसमें भी कॉमन ले लेंगे। कौन सी संख्या है? 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 धन 5 है। अब ये संख्या है, इसमें हमको क्या करना है? इसमें भी देखो कि कुल मिला के गुणा के 2 पद हैं, तो दोनों पदों में से क्या कॉमन निकल जाएगा? 5 कॉमन निकल जाएगा। तो अंदर बचेगा 7 गुणा 6 गुणा 5 की जगह में 1 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2
गुणा 1 धन फिर से 5 की जगह में 1, इस तरह से ये टूट जाएंगे। ये टूट गया। अब जब ये टूट गया 5 दोनों में आ गया, यानी फिर से 2 हिस्से हो गए। ये देखिए 2 हिस्सों में ये पद टूट चुका है। इसका मतलब फिर से हम यहाँ पर इसी तरह से लिख देंगे कि ये कैसे हैं। अतः 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 धन 5 कैसा समूह है? भाज्य संख्या का समूह है, भाज्य संख्या है। क्योंकि भाज्य संख्या होने के लिए क्या खासियत है कि उसे हम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में गुणनखंडित कर सकते हैं। खेल भी लिखना है कि क्यों भाज्य है। अब आगे है किसी खेल के मैदान के प्रश्न देखिए। सातवां प्रश्न है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। एक चक्कर लगाने में कितने मिनट लग रहे हैं? 18 मिनट लगते हैं। जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। रवि को कितने लग रहे हैं? 12 मिनट। जबकि सोनिया को लग रहे हैं 18 मिनट। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? कितने समय बाद मिलेंगे? तो जब भी इस तरह के एक साथ प्रारंभ होने वाले सवाल आते हैं तो हमको उनका एलसीएम निकालना होता है। तो हल क्या हो जाएगा इसका? हल लिखते हैं सीधे। तो मैदान का एक चक्कर लगाने में, मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को लगा समय कितना है? 18 मिनट है। कितना है? 18 मिनट है। 18 मिनट का समय उसे लग रहा है। अच्छा, फिर इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को लगा समय कितना है? रवि को कितना समय लग गया? 12 मिनट लग गया। रवि तेज दौड़ रहा है, कम समय में पूरा चक्कर लगा पा रहा है वो, 12 मिनट। तो अब हमें लिखना है कि वे दोनों एक ही स्थान से एक ही समय पर चलना प्रारंभ हुए हैं, तो एक ही दिशा कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? प्रारंभिक स्थान पर मिलने का समय क्या हो जाएगा? LCM 18-12 के बराबर होगा। LCM 18-12 के बराबर होगा। इतने मिनट, जो भी 18-12 का LCM आएगा उतने मिनट बाद वो फिर से एक ही स्थान पर मिलेंगे। तो बहुत आसान है। कैसे करेंगे? सबसे पहले 18 के अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे। 2 नम 18, 3 तिया 9, 3 एकम 3। फिर इसके बाद 12 के अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे। 2 छिंग 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3। तो क्या हो जाएगा? 18 के अभाज्य गुणनखंड हो गए 2 गुणा 3 की घात 2, 3 2 बार है ना इसलिए। और 12 के अभाज्य गुणनखंड हो गए 2 की घात 2 गुणा 3। इस तरह से अब हमको ये पता चल गया कि दोनों का एलसीएम क्या होगा। एलसीएम 18-12 क्या हो जाएगा? तो देखो दो, ये देखिए इनका एलसीएम कैसे निकालेंगे? तो हमको 18-12 का एलसीएम निकालना है, तो 2 की सबसे बड़ी घात लेना है। 2 की घात 1 है 18 के पास, 12 के पास 2 है, तो 2 की घात क्या लेना पड़ेगा? 2। फिर 3 की घात 1 है किसके पास? 18 के, 2 है 18 के पास और 1 है 12 के पास, तो 3 की घात 2 ले लेंगे। कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4 और 3 तिया 9, 9 चौके 36 मिनट। कितना आया? 36 मिनट। तो उत्तर क्या लिखेंगे? उत्तर हम यहां लिख देंगे कि 36 मिनट बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। 36 मिनट बाद वे दोनों प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे।
ठीक है बच्चों। इस तरह से हमें ये प्रश्नावली 1.1 पूर्ण करना है। धन्यवाद।